अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ द सीरीज़ मूविंग टू द नेदरलैंड्स। मैं शकील भट्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मैंने एपिसोड 4 में बताया था कि एपिसोड 5 में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा आप ख़ुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, कितनी कॉस्ट है, क्या टाइमलाइन है। तो इस वीडियो में एज़ प्रॉमिस्ड हम यही डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप न्यू व्यूवर हैं देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उनका लिंक हर अगली वीडियो से है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दोज वीडियोस ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इफ़ यू हैव बैचलर्स डिग्री देन अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और ये जो मास्टर्स डिग्री है ये आपने पिछले 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट की हो। अभी 2025 चल रहा है तो आपकी जो डिग्री है वो 2022 में जो है सेम मंथ में कंप्लीट हुई होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। और थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है वो यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया में टॉप 200 में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास 3 पब्लिशर्स हैं। एक यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, दूसरे नंबर पे आपके पास शंघाई वर्ल्ड रैंकिंग है और तीसरे नंबर पे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग है। तो इन 3 रैंकिंग्स में से अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी 2 में भी टॉप 200 में आती है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ओवरऑल तो टॉप 200 में नहीं आती लेकिन उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो टॉप 200 में आते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा आप बाय सब्जेक्ट रैंकिंग भी देख सकते हैं कि जिस ईयर में आप ग्रेजुएट हुए क्या उस ईयर में आपकी जो डिग्री की स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो हो सकता है कि आपने मास्टर्स में जो स्पेशलाइजेशन है वो स्ट्रक्चरल में की हो या हाइड्रोलिक्स में की हो या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में की हो। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स था क्या वो टॉप 200 में आता है आपकी यूनिवर्सिटी। अगर नहीं आती तो फिर आपका जो रिसर्च टॉपिक है आप उसको भी देख सकते हैं कि वो टॉप 200 में आता है कि नहीं। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो नर्स्ट है वो टॉप 200 में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है वो वहाँ का जो एग्रीकल्चर का कोर्स है वो आता है टॉप 200 में। कॉमसेट्स के कुछ कोर्स हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज़ हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा वीडियो में कि आप कैसे जो हैं वो चेक करेंगे वहाँ पे वेबसाइट पे जाके कि आपका कोर्स जो है वो टॉप 200 में आता है या नहीं आता। और फोर्थ नंबर पे शायद आपको आइल्स की ज़रूरत पड़े क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपके कोर्स का वो इंग्लिश होना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होता है। तो इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें और उनसे एक लेटर ले लें जिस पे लिखा हो कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन था आपके कोर्स का वो इंग्लिश था, देन इट विल वर्क फाइन। अदरवाइज़ आपको आइल्स देना पड़ेगा और उसमें मिनिमम आपको 6.0 जो है वो चाहिए हर मॉड्यूल में और ओवरऑल भी 6 ही चाहिए। तो वैसे ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये अचीव करना, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपको लेटर मिल जाए देन यू कैन अवॉइड आइल्स। अगर आप ये 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं देन आपने 5वें स्टेप पे आना है। और 5वां स्टेप ये है कि आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं आपने वो अटेस्ट करवानी है लोकल बॉडी से। तो आपकी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्रीज़ हैं आपने IBCC से उनको पहले अटेस्ट करवाना है और फिर आपने जो अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री हैं उनको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि HEC से आपने उनकी अटेस्टेशन करवानी है। जब ये दोनों जगह से अटेस्टेशन हो जाए तो फिर आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर विद योर बर्थ सर्टिफिकेट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है वो अटेस्ट करवानी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको भी आप मोफा से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है वो अटेस्ट करवा लें। वो आ गया नुफिक एवेलुएशन। ये नुफिक एवेलुएशन क्या है? ये है कि जो आपकी पाकिस्तानी डिग्रीज़ हैं उनकी जो इक्विवेलेंस है वो नेदरलैंड्स में चेक की जाएगी कि क्या उधर का जो बैचलर्स आप कह रहे हैं कि आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है कि क्या वो यहाँ के मास्टर्स के इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए आपने नुफिक एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपने एवेलुएशन के लिए अप्लाई करना है। ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और ये तकरीबन 6 हफ़्ते में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 150 यूरोज़ है जो तकरीबन
47 to 48,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो ये 6 हफ़्ते में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बता भी दूंगा कि आपने कौन सी वेबसाइट पे जाके और कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। तो ये थे सारे आपके जो रिक्वायरमेंट्स थी। जैसे ही आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं और आपको नफ़ीक की तरफ से इवैल्यूएशन की रिपोर्ट आ जाए, तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान में जो नीदरलैंड्स की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, आपने उनको एक ईमेल करनी है जिसमें आपने उनको अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करनी है और बताना है कि मैं ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो वो आपको 5 to 10 वर्किंग डेज़ में रिप्लाई कर देंगे एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और आपको 2 to 3 वीक्स की अपॉइंटमेंट होपफुली मिल जाएगी, जो अभी तक का सिनेरियो चल रहा है। तो जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो वो आपको ईमेल जो कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट की आएगी उसी में ही आपको फॉर्म्स वगैरह भी बता देंगे कौन कौन से फिल करके लेके आने हैं, एंड दे आर वेरी इजी टू फिल, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। तो आपने वो फॉर्म फिल करके वहाँ पे अपने डे ऑफ अपॉइंटमेंट जब आपका होगा वहाँ जाना है। आपके फिंगरप्रिंट्स वो लेंगे और आपको एक लेटर जो है वो दे देंगे, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होंगे उनकी वो कॉपीज़ करके वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे। तो आपने वो अपॉइंटमेंट अपनी कंप्लीट करने के बाद 5 दिन का इंतज़ार करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट हुई थी उसको प्रोसेस होने में टाइम लगे सिस्टम में। तो वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप 5 डेज़ जो हैं वो वेट करें। 5 डेज़ वेट करने के बाद आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो आपने सबमिट करवानी है, जो ऑलमोस्ट 243 यूरोज़ है, और ये तकरीबन 77,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो ये फ़ी सबमिट करवाने के बाद आपने जो इसकी रिसीट है अलॉन्ग विद ऑल अदर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, उसकी लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। और ये आपने IND को एक ईमेल सेंड करनी है जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बैक साइड पे लिखा होता है कि क्या ईमेल है। तो मैं यहाँ वीडियो में भी वो ईमेल ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सेंड करेंगे, आपको IND की तरफ से एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन उन्हें रिसीव हो गई है, और वो विद इन 3 मंथ्स जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे। मोस्टली 2 मंथ्स में आ जाता है रिप्लाई, लेकिन वो बाउंड है कि वो आपको विद इन 3 मंथ्स जो है वो रिप्लाई करें। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे डिसीजन लेने से पहले, और आपको टाइम भी देंगे कि आप वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर दें, और उसके बाद वो जो है अपना डिसीजन वो आपकी एप्लीकेशन पे लेंगे। और इसमें अगर आपके जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक हैं, देन आपका 110% ये वीज़ा गारंटीड है। इसमें किसी किस्म का कुछ भी नहीं है कि वीज़ा लगेगा नहीं, 100% ये गारंटीड वीज़ा है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड हैं और कंप्लीट हैं। और इस सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वीज़ा में ये है कि आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को पता है दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसलिए किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि आप यहाँ पे आके कैसे जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली जो वीज़ाज़ में इश्यूज़ होते हैं वो यही होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ बैंक स्टेटमेंट की वजह से। तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप अपनी वाइफ को भी वीज़ा एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नेगेटिव्स हैं, और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। और ये टोटल जो प्रोसेस है इसकी टाइमलाइन अबाउट 6 to 7 मंथ्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम नफिक एवेलुएशन टिल यू गेट डिसीजन ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वीज़ा के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास 30% रूलिंग होती है। 30% रूलिंग बेसिकली आपको टैक्स में रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि आप यहाँ पे एज एन एक्सपैट आते हो, तो गवर्नमेंट ने या एक्सपैट को फैसिलिटेट किया है कि जो भी वो अर्न करते हैं मंथली, उसके 30% पे वो कोई टैक्स नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1000 यूरोज़ महीने में कमा रहे हो तो आप 300 पे कोई टैक्स नहीं दोगे, आप 700 यूरोज़ पे जितना भी टैक्स बनता है वो दोगे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एंड पे आफ्टर टैक्स जो आपकी इनकम है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपका जो ड्राइवर्स लाइसेंस है पाकिस्तानी या कोई भी दूसरी कंट्री जहाँ से आप आ रहे हो, वहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो यहाँ पे आप डायरेक्टली कन्वर्ट करवा सकते हो, जो कि एक काफ़ी जो है वो फिजिबल आपके लिए रहता है, क्योंकि नीदरलैंड्स में ड्राइवर्स लाइसेंस लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है
और एट द सेम टाइम ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कि आपका फ़ॉरेन ड्राइवर लाइसेंस जो है वो यहाँ पे एज़ इट इज़ कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे नंबर पे ये है कि क्या आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो? द सिंपल आंसर इज़ येस। और इसके दो जो हैं वो रूट्स हैं। पहला तो ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में जमा करवाओ ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा के लिए, तो एट द सेम टाइम आप अपनी वाइफ का जो एप्लीकेशन है एज अ स्पाउस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप यहाँ पे आ जाएं खुद अकेले और यहाँ पे जॉब ढूंढें और जॉब ढूंढने के बाद अपनी वाइफ को इनवाइट कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अपनी वाइफ को भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में इंक्लूड करेंगे तो देन यू हैव टू प्रूव कि आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव करोगे। क्योंकि आप तो जॉब सर्च के लिए आ रहे हो, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपने उनको फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी बतानी है कि मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मैं नेदरलैंड्स में 1 साल तक जो है वो सर्वाइव कर सकता हूँ। क्योंकि आपका वीज़ा 1 साल तक होगा, तो आपने 1 साल की जो अमाउंट है वो शो करनी है, और वो अभी के मुताबिक ऑलमोस्ट 2000 यूरोज़ है जो एक कपल को चाहिए मिनिमम नेदरलैंड्स में रहने के लिए। तो आपको तकरीबन 24,000 यूरोज़ जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट में शो करने हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, देन आपकी वाइफ का वीज़ा लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। और ये 24,000 यूरोज़ अभी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 75 लाख के अराउंड बनते हैं, 7.5 मिलियन। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये डिफ़िकल्ट हो कि इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट वो शो करें। तो उस केस में आई वुड सजेस्ट, अगर आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिखा सकते तो आप अपनी वाइफ का वीज़ा सबमिट ना करवाएं। आप पहले यहाँ पे आएँ और जैसे ही आपको जॉब मिले आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू जो है वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या आप ख़ुद भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है, और 4 to 6 वीक्स में जो है वो आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी वाइफ का जो वीज़ा है वो बाद में अप्लाई करें। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि जब ये आपका ओरिएंटेशन ईयर कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का, तो आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा में, जो कि 5 साल के लिए आपको मिलेगा। अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो परमानेंट हो गया हुआ तब तक, तो आप ये एक 5 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, और आपकी फैमिली को भी सेम स्टेटस मिलेगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि HSM वीज़ा के लिए वैसे काफ़ी हाई इनकम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन ईयर से HSM वीज़ा में जाते हो तो फिर इतनी हाई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए। अगर आपकी नॉर्मल सैलरी भी हो तो आप इजीली जो है वो HSM वीज़ा जो है वो ले सकते हैं और सेम बेनिफिट्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। और इस वीज़ा की सिर्फ एक काइंड ऑफ लिमिटेशन आप इसको कह सकते हैं, वो ये है कि आप 3 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। ये बेसिकली जो आपका हाईली स्किल्ड माइग्रेंट या HSM वीज़ा है ये उसकी लिमिटेशन है। जब तक आपके पास ओरिएंटेशन ईयर है 1 साल तक, अगर आपके पास 11 महीने भी जॉब नहीं है तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आप एक जॉब करते हो उसको छोड़ देते हो और अगली जॉब जो है वो आपको 5 महीने के बाद मिलती है तो तब भी कोई इशू नहीं है, जब तक आपके पास ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा है 1 साल का। जैसे ही आप ओरिएंटेशन ईयर से HSM पे कन्वर्ट करोगे तो फिर आप 3 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। अगर आपके पास 3 महीने से या उससे ज़्यादा जॉब नहीं होगी देन you'll have to leave the country. This was all about orientation year visa. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैच अप विद यू एज सुन एज़ पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि आपके अलावा भी किसी और के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल है तो प्लीज़ उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए, और वंस अगेन कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए। इससे मुझे आइडिया होता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और मैं क्या मिस कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में, ताकि जो फ्यूचर की वीडियोस हैं मैं उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।